Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 6 जून 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम इस सीरीज़ को कहते हैं नथिंग मोर नथिंग लेस। रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है। इस सेशन में ना ही कोई आपकी काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटेगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा फालतू इन्फॉर्मेशन आपको कवर करवाई जाएगी। इसी वजह से कल का सेशन अपलोड भी नहीं हो पाया था क्योंकि कल कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ऐसा नहीं है रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है, कल उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था तो उस वजह से कल का जो सेशन है उसको मैंने स्किप कर दिया था। आज की कुछ रेलिवेंट खबरें आपके सामने प्रेजेंट हैं जहां से मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, पढ़ाने के लिए उस क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि पढ़ लेना है, जितना भी है सब कुछ पढ़ लेना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा अपना जो कंटेंट है उसको अटैच रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमने पूरे पिछले साल आपने देखा 30-40 मिनट्स हमारे सेशन ऐसे ही चले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने हिट करे हैं अपने लाइन टू लाइन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये होती है पावर सिलेबस की। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो आपका कंटेंट थोड़ा सीमित रहेगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा जिसको आप आराम से रिटेन भी कर पाएंगे। वरना इन्फॉर्मेशन मार्केट में ओवरलोडेड है, ये आपको पता है। तो इसी चैनल के ऊपर में हम लोग सटीक चीज़ों पे एक्यूरेट बेसिस पे काम करते हैं। केवल काम की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी बात पे मेक श्योर करना जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं अच्छे से सेशन को देख लो, मज़ा आता है बढ़िया तरीके से। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी के नाम से। 83,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर वहाँ से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहली न्यूज़ है और जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन देखा था, 2018 में पूछा गया था कि बन्नी ग्रासलैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब स्टेट वाले एग्जामिनेशंस में डिफरेंट तरीके से प्रश्न बनते हैं बट यूपीएससी ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछने वाला। तो इसमें आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पूछेगा कैसे सब बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन पहली चीज़ आप ये देखिए, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में प्रेजेंट है। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, घासों का मैदान। एक होता है जंगल जहाँ पे घने घने पेड़ होते हैं, यहाँ पर पेड़ नहीं है, ये घासों का मैदान है। अब घासों का मैदान किसके लिए अहम हो सकता है? पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के लिए। पेस्टोरल कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं या इसको हम पेस्टोरलिस्ट्स कहते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं चारवाहे जो अपनी गाय भैंस भेड़ों को चराते हैं इन खेतों के अंदर में, क्या जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये घासों के मैदान, ये ग्रासलैंड पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके जानवर जब अच्छी घास चरेंगे तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इससे यहाँ पर इनका जो लाइवलीहुड है वो जनरेट होता है, बहुत सारी इनकम ये लोग कमाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली बन्नी ग्रासलैंड चर्चाओं में क्यों आया? एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी के थ्रू अप्रूव्ड। हाल ही में इसको लगाने की बात की जाती है, इसको प्रपोज किया गया, जिसकी वजह से एनवायरमेंट से संबंधित चिंताएं दिखाई जा रही हैं जगह जगह पर। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में टॉपिक पब्लिश हुआ है कि भाई ऑलरेडी एशिया का बहुत कमज़ोर सा, बहुत नाजुक सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये, जहाँ पे कुछ एनिमल की स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो यहाँ पे मिलती हैं, बहुत रेयरली दिखाई देती हैं। तो भाई इस एरिया को ऐसे ही रहने दो, क्यों डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगा के इस एरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ तमाम पाई जाती हैं। उसके अलावा पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन एरियाज़ पे डिपेंडेंट है। तो आप क्यों यहाँ पर इसको तबाह करने पर लगे पड़े हैं इन प्रोजेक्ट की वजह से? ये क्वेश्चन उठाया गया जिस वजह से पूरा बन्नी ग्रासलैंड न्यूज़ में आ गया। तो न्यूज़ में क्यों है ये आपको समझ में आया। अब एग्जामिनेशन में आप लोगों से डायरेक्टली बन्नी ग्रासलैंड के बारे में पूछेगा और कुछ नहीं। भारत का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, याद रखिएगा। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं कुछ और कुछ होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब ऑब्वियसली ट्रॉपिकल जो हमारा रीजन है इसके बाहर जितने भी ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे आपके सामने प्रेजेंट है यूएसए के अंदर में जो ग्रासलैंड है इसको बोलते हैं प्रेरीज, ठीक है। वैसे ही आपको इधर यूरोप की साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर एशिया की साइड में देखने को मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेपीज नाम के ग्रासलैंड्स यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। इधर मंगोलिया की साइड में मंचूरिया ग्रासलैंड्स प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया सवाना है, अफ्रीका में अफ्रीका सवाना है। इंडिया में जो मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है, गुजरात में मिलता है वो भी बन्नी ग्रासलैंड, बहुत थोड़ा सा मिलता है। इवन आप देखो इस फोटो में काउंट भी नहीं हो रहा है वो, ठीक है। इतना थोड़ा सा प्रेजेंट है दुनिया भर के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है इंडिया में, थोड़े मात्रा में है लेकिन है। तो इसलिए कई बार यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई इंडिया का अपने आप में सबसे बड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगर भारत में कोई ग्रासलैंड है तो बन्नी ग्रासलैंड है सबसे बड़ा।
कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में स्पेसिफिकली कौन सा रीजन है? तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, इस रीजन का नाम याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भाई इसमें और कौन कौन से रीजन्स आते हैं। तो इसी बन्नी ग्रासलैंड में आपका कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और छर्री दंड कंजर्वेशन रिजर्व भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो प्रोटेक्टेड एरियाज इसी में ही आते हैं, इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं बन्नी ग्रासलैंड में। बन्नी ग्रासलैंड आज बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब ये ग्रासलैंड्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक कम्युनिटी जिसको हम पेस्टोरल कम्युनिटीज़ कहते हैं, जो चारवाहे जो अपनी गाय भैंसों को चरवाते हैं, जिसमें मलधारी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बन्नी ग्रासलैंड पर डिपेंडेंट है। मलधारी के बाद राबारीज हैं, जाट्स हैं, मुटवाज हैं और मेघवाल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, नाम ये सब मिल जाए। ये कम्युनिटी किस चीज़ से एसोसिएटेड है पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी हमारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, इनका जीवन लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है, डेयरी बेस इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। इनके सारे जानवर अगर घास नहीं चरेंगे अच्छी तो यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे इनकी इनकम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये ग्रासलैंड्स इनकी लाइफ में एक अहम हिस्सा प्ले करते हैं। बन्नी ग्रासलैंड का आप डाइवर्सिटी देखोगे, डाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की तमाम प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्लांट्स स्पीशीज़ की बात करता हूँ तो मेरे दोस्त इसमें ये कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, सब याद नहीं रखनी है क्योंकि याद रखना इतना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन एक तो याद रख सकते हो ना, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और ये वाली स्पीशी अक्सर न्यूज़ में भी रहती है, मैंने अभी जनवरी में भी आपको इसके बारे में पढ़ाया था, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये क्या है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, एक आक्रामक प्रजाति जो बाहर से आई है भारत में। हमने नहीं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में लेकर आए सजावट के लिए, लेकिन आज यही प्लांट की स्पीशी हमारे लिए खतरनाक होती चली जा रही है। हमारे प्लांट्स के जो हमारे देश के अंदर में पाई जाने वाली प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं उनको ये ओवरटेक कर देती है, उनको ख़त्म करके खुद ग्रो कर रही होती है। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आज बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पर? इसी बन्नी ग्रासलैंड के अंदर में। फिर बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती है बन्नी ग्रासलैंड में, लेकिन इसमें से 4 ये वाली प्रजातियां बहुत खास हैं। कैराकल, इंडियन वोल्फ, ब्लैक बक जिसको हम काला हिरण भी कहते हैं, फिर उसके बाद में चिंकारा। ये 4 स्पीशीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देती हैं बट बन्नी ग्रासलैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बन्नी ग्रासलैंड का आपका इंपॉर्टेंस हो गया, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी ऑफ बन्नी ग्रासलैंड, कि घासों की प्रजातियां हैं, बर्ड्स की प्रजातियां हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक हैं, वाइल्ड मैमल्स हैं, सभी कुछ मिलता है भाई। तो क्यों इतनी खूबसूरत जगहों को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? यही यहाँ पर क्वेश्चन है, यही चिंता व्यक्त की जा रही है, जिस वजह से पूरा बन्नी ग्रासलैंड न्यूज़ में आया। तो ये मैंने आपकी डिटेल्स कवर करवा दी हैं बन्नी ग्रासलैंड के बारे में, इसका कंटेक्स्ट अबाउट बन्नी ग्रासलैंड है ना, कौन कौन सी कम्युनिटीज़, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं जो बेसिकली बन्नी ग्रासलैंड पे डिपेंडेंट है, वो हमने डिस्कस किया। पता है इस पीडीएफ की खास बात क्या है? सबसे खास बात है रिविजन नोट्स, क्योंकि दोबारा मुझे पता है उठा के कोई नहीं रिवाइज करने वाला, लेकिन आपको एट द लास्ट एक रिवीजन पॉइंटर बना कर दिया जाता है। जो 3-4 पेज हमने डिस्कस करे ना, उसको एक छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया गया, जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है। बस इतना ही आर्टिकल था, इतना ही इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ना है फर्स्ट आर्टिकल में से। यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर दोगे। अगले टॉपिक में हम बात कर रहे हैं किल स्विच के बारे में। आपने ये बहुत सुना होगा, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, हम कवर नहीं कर पाए थे, बट कवर कर लेते हैं आज। किल स्विच क्या है? आपका जो पैसा है यूपीआई के थ्रू या फिर आप दूसरे और ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, खतरा रहता है। काफ़ी लोगों के साथ में फ्रॉड्स हो चुका है, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहा होता है, बट वो अवेयर हैं इन सब चीज़ों से कि ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना है, तो वो बच जाते हैं कई बार बैंक के साथ में कॉन्टैक्ट करके। तो लोगों को अवेयर करने के लिए ही आरबीआई क्या कर रहा है, एक नया टेस्टिंग कर रहा है किल स्विच का। ये टेस्टिंग ये है कि भाई आप मान लो कहीं पर किसी के साथ में ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपके पास में ओटीपी वगैरह आता है, लेकिन आपको लगता है कि भाई यहाँ पर ये कोई फ्रॉड सिनेरियो में मैं फंसता चले जा रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आपके सामने आपको एक स्विच दिया जाएगा, एक बटन दिया जाएगा किल स्विच का ऑप्शन। उसको क्लिक कर दोगे, आपका जितना भी आउटगोइंग ट्रांजैक्शन होता है, जो आपका पैसा कट रहा है बैंक से, वो तुरंत यहाँ पे एक जगह पे रुक जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आप बैंक से कांटेक्ट करके सारे वेरिफिकेशन करवा के दोबारा से उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि सारा पैसा खाली ना हो जाए बैंक अकाउंट से। फ्रॉड अगर शक हो रहा है तो आप सीधा किल स्विच के ऑप्शन को दबाकर अपने सारे आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस को वहीं पर रोक सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है आरबीआई का किल स्विच का। तो समझते हैं इस ऑप्शन के बारे में, क्या है क्या नहीं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं और किस आधार पर यह काम करने वाला है। तो न्यूज़ आपको समझ में आया कि भाई हाल ही में आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसमें बोला है कि वो एक स्पेशल फीचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। और उस फीचर का नाम होगा किल स्विच मैकेनिज्म, जिसका मेन पर्पज़ है डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी ज़्यादा सिक्योर बना देना, लोगों का विश्वास इन पेमेंट सिस्टम पर बना रहे, उसको यहाँ पर इंश्योर करना।
अब ये किल स्विच एग्जैक्टली क्या है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो ये एक इमरजेंसी तरीका आपके सामने मिल जाएगा कि भाई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सर्विस, डिवाइस, अकाउंट, ये सब चीज़ें तुरंत एक ही क्लिक में डिसेबल हो जाएंगी या ब्लॉक हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली हो रही है, आपको रोकना है, कुछ फ्रॉड सा आपको लग रहा है, कुछ शक है अपनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर में, देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन किल स्विच। अब बात आती है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को रोकना, जो भी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकना, कस्टमर फंड्स को प्रोटेक्ट करना, इवन जो हमारा ट्रस्ट होता है डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में। कई बार देखोगे आज भी ना बहुत सारे लोग डिजिटल बैंकिंग को अपना नहीं पा रहे। रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, ये है वो है। तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, जिससे हम लोग ज़्यादा डिजिटाइज हो पाएंगे इन सब किल स्विच के ऑप्शन की वजह से। अब प्रश्न यह है कि किल स्विच का ऑप्शन काम कैसे करेगा। पहला स्टेप, कस्टमर को लगता है कि भाई यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्रॉड है, मेरे से नहीं हुई है, बट ये पैसा कट रहा है या कोई स्कैम हो रहा है। देन कस्टमर कैन एक्टिवेट द किल स्विच ऑप्शन। अपना मोबाइल बैंक एप्लीकेशन ओपन करिए, किल स्विच के ऊपर में क्लिक करिए, पूरा सिस्टम तुरंत आपकी जितनी भी आउटगोइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको ब्लॉक कर देगा। सारी ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी, फंड्स जो भी आपके बैंक में है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे जब तक आप खुद से वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से अकाउंट को दोबारा से कंटिन्यू नहीं करवाएंगे। तो बैंकिंग ऑपरेशंस को बाद में रिस्टोर किया जा सकता है सारे ऑथेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करने के बाद, लेकिन हाथों जब फ्रॉड हो रहा है तब आप यहाँ पर सारी सिचुएशन को तुरंत रोक सकते हैं। इसमें किस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स को कवर किया गया है? ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स लाइक यूपीआई ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे भी एप्लीकेबल होने वाला है, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को उसमें कवर करा गया है। देन क्वेश्चन हमारे पास में है सिग्निफिकेंस ऑफ किल स्विच। ये किल स्विच का इंपॉर्टेंस क्या है आखिरकार? तो इंपॉर्टेंस यही है भाई, डिजिटल फ्रॉड से बचाएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मजबूत हो जाएगा, कस्टमर और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सशक्त हो जाएंगे, उनके पास में डायरेक्ट कंट्रोल होगा अपना अकाउंट सिक्योरिटी का, उनके अंदर में एक ट्रस्ट जागेगा डिजिटाइजेशन को लेकर। समझे? तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। सिंपल है, इसको कुछ कवर करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये हम खुद से ही लिख सकते हैं। चलिए, अब कुछ भी रिवाइज करना हो तो अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक आर्टिकल में छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर मिलेंगे जिसको आप कभी भी भविष्य में बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो किल स्विच का मैकेनिज्म, पर्पस, यूज़र्स कैसे काम करेंगे, इफेक्ट किसके अगेंस्ट में ये यूज़फुल है, हर एक प्रकार के, जैसे कि फिशिंग अटैक हुआ है, यूपीआई फ्रॉड हुआ है, डिजिटल स्कैम हुआ है, कोई अनऑथोराइज फंड ट्रांसफर हुआ है, तो इन सब के अगेंस्ट में ये सिस्टम बेहतर तरीके से वर्क करेगा। दैट्स इट, सिंपल। ये भी खत्म हो गया आर्टिकल। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगले आर्टिकल में बात हो रही है आइसोब्यूटानॉल के बारे में। तो कहोगे ये वर्ड तो कुछ नया नया लग रहा है, नया होना ही नहीं चाहिए आपके लिए, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो कहोगे अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ इथेनॉल, क्या ये न्यूज़ में है? रहता है या नहीं रहता है? कहोगे रहता है। क्या ये नया लग रहा है? कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लग रहा नया? क्योंकि आपको पता है इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने की बात की गई है, और इवन आज हम लोग 20% पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाते भी हैं, जिसको E20 फ्यूल कहा जाता है। भविष्य में E85 फ्यूल और फिर 100% इथेनॉल के बेसिस पे भी हम लोग काम करने की सोच रहे हैं। तो आज इथेनॉल को मिलाया जाता है पेट्रोल में, ताकि पेट्रोल के ऊपर में निर्भरता हमारी थोड़ी सी कम हो जाए। नहीं तो फिर आज हम लोग 88% से ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट हो रहा है, तो बिल हमारा बहुत ज़्यादा बनता है। तो हम सोच रहे हैं भाई कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट रोक ही लेना, तो इथेनॉल मिलाया जाए। इथेनॉल जो बेसिकली यहाँ पर गन्ने वगैरह से बन रहा है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के माध्यम से इथेनॉल बनाया जाता है, फिर वो पेट्रोल में मिला दिया जाता है। इससे पेट्रोल कम लगेगा, जहाँ पहले 100% पेट्रोल लग रहा था अब केवल 80% पेट्रोल लग रहा है, और 20% इसके अंदर में हम लोग इथेनॉल मिला रहे हैं। तो जो 20% इथेनॉल बनाया वो अपने देश में बनाया, उसको मिला दिया, तो वो पैसा बच रहा है, इतना पैसा हमको पे नहीं करना पड़ रहा बाहर। समझ गए होंगे क्या मामला है इथेनॉल को लेकर। अब जैसे इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की बात होती है, वैसे ही दोस्तों आइसोब्यूटानॉल डीजल का ऑल्टरनेटिव है, ये हमारे गडकरी साहब कहते हैं कि वैसे ही हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं आइसोब्यूटानॉल को पहले डीजल के साथ में मिला देना, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना, आइसोब्यूटानॉल को डीजल के साथ में मिलाना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी आइसोब्यूटानॉल की ब्लेंडिंग करेगी डीजल के अंदर में इसी साल के एंड तक, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आइसोब्यूटानॉल। यह आइसोब्यूटानॉल है क्या? क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन बनेगा तो सीधा आइसोब्यूटानॉल के बारे में आपसे पूछ लेगा। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटानॉल या आइसोब्यूटिल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ये भी एक फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, जहाँ पर हम यीस्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल वगैरह के अंदर में। ठीक है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसको कहा जाता है। लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस हम किस चीज़ में कर रहे हैं?
प्लांट बेस्ड मटेरियल्स के ऊपर में। जो प्लांट बेस्ड बायोमास है दोस्तों, जो खेतों से मिल रहा है, उसी को ही फर्मेंट करके हम लोग यहाँ पर आइसोब्यूटानॉल को बनाते हैं। अब जब आइसोब्यूटानॉल बन जाएगा तो वो कैसा दिखाई देता है? बहुत ही क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है। इसमें कुछ अजीब सी स्मेल होती है और उसके अलावा पानी के अंदर ये बिल्कुल सॉल्युबल होता है। पानी में डाल दो तो तुरंत घुल जाएगा, मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब आइसोब्यूटानॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं कुछ खास बातें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फ्यूल प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न बनेगा अगर कोई प्रश्न बना तो। पहली चीज़, हाईली फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ सकता है जैसे डीजल है ना। उसके अलावा वेपर्स इसके बहुत हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एयर। जो फ्लैश पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है अबव द रूम टेम्परेचर। सबके मतलब समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि जैसे आप समझ रहे थे, इसमें एक और फीचर होता है लेस कोरोसिव। ठीक है, अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने किसी मटेरियल मेटल्स के साथ में, तो ज़्यादा उसमें जंग पैदा नहीं करेगा। दूसरा, लेस हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, कम नमी को एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फ्यूल। बेटर कंपैटिबिलिटी, यानी फ्यूल के साथ में हम बहुत ईजिली मिक्स कर सकते हैं, दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। समझ गए? तो ये आइसोब्यूटानॉल के बारे में बात हुई, इसके फीचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फ्यूल प्रॉपर्टीज़। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि ये आइसोब्यूटानॉल फ्यूल के तौर पे इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इसमें एज अ बायोफ्यूल पोटेंशियल पाया गया, क्योंकि ये बना है रिन्यूएबल बायोमास से, प्लांट्स वाले मटेरियल से बना है। तो कई बार ये फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर में निर्भरता को कम कर देता है, कच्चे तेल, कोयले के ऊपर निर्भरता को कम कर देता है। तो पहली बात, यहाँ पर क्लीन एनर्जी प्रमोट हो रही है, सही बात है। फिर दूसरी बात बोली गई है, जो कंबस्शन इंजन होते हैं हमारे गाड़ियों के अंदर में, उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। इसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है कंपेयर टू इथेनॉल, यानी इथेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो क्यों ना आइसोब्यूटानॉल को ही मिलाया जाए डीजल में। बट जो इसकी अच्छाई दिखाई दे रही है, अच्छाई के साथ साथ इसमें ढेर सारी बुराई भी हैं, जैसा इथेनॉल के साथ में है। भाई, इथेनॉल से संबंधित इसके प्रति सूटेबल आज ही तो गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं दोस्तों, उनका माइलेज, उनका एवरेज वगैरह बहुत कम हो चुका है, जो इथेनॉल वाला मिलावट वाला इथेनॉल मिला के जो तेल है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। वही सिमिलर केस आइसोब्यूटानॉल के साथ में है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H10O। अब होता यह है कि हमने समझा इसमें हाई फ्लैश पॉइंट है। इथेनॉल से हाई फ्लैश पॉइंट है तो मतलब स्टोर आराम से कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकते हो, ये ईजिली मिक्स हो सकता है डीजल के साथ में, है ना। एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब वाटर वगैरह को कम एब्जॉर्ब करता है। ये तो सारे इसके एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, समझ में आ गया। लेकिन इसमें नुकसान है जिसके ऊपर में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा इसमें नुकसान है डीजल नॉक रिस्क। ये इंजन्स को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इंजन्स के प्रति इंजन उस तरीके से नहीं बने थे शुरू में कि वो आइसोब्यूटानॉल को सपोर्ट करें। दूसरा, ये आप देखोगे बायोडीजल की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें को ब्लेंडिंग के लिए। तीसरी चीज़ जो ये ब्लेंडिंग है दोस्तों, अगर आप 10% से ज़्यादा कर लोगे तो इंजन को ज़्यादा ही नुकसान पहुंच जाएगा, इंजन की पावर खत्म हो सकती है, ऐसा ही बताया जा रहा है। चौथा, इसमें सीटेन नंबर बहुत कम है, यानी ये पुअर कंबस्शन को इंडिकेट करता है। पुअर कंबस्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई इससे जो इंजन की पावर है, इंजन में आग लगने की पावर है, इग्निशन की पावर है, ये कम एफिशिएंट हो सकती है। ये सब कुछ हो सकता है आइसोब्यूटानॉल मिलाने से। तो इसमें लिमिटेशंस भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, प्रदूषण कम हो जाएगा, डीजल हमें कम परचेज करना पड़ेगा, नहीं, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। लिमिटेशंस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइसोब्यूटानॉल के एप्लीकेशंस, ये है सबसे काम की इन्फॉर्मेशन कि भाई आइसोब्यूटानॉल का आज इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पहली चीज़, हम आइसोब्यूटानॉल को एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल डीजल के कंपैरिजन में, या दूसरे फ्यूल्स के साथ में इसको ब्लेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो आइसोब्यूटानॉल है इसको आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, जैसे फ्लेवर इंडस्ट्री है, खुशबू वाली फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयों वाली, कीटनाशक वाली पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, सभी जगह पर इसका यूज़ होता है। फिर आपकी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो इसी आइसोब्यूटानॉल का यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रकार से। जो पेंट वगैरह होता है, पेंट स्ट्रेपर, क्राफ्ट पेंट हो गया, लेकर जो वुड के ऊपर में चढ़ाया जाता है पॉलिश करने के लिए, उन सब में भी आइसोब्यूटानॉल का यूज़ होता है। और एट द लास्ट, आप इमेजिन नहीं करोगे बट क्वेश्चन बन सकता है, फूड इंडस्ट्री के अंदर भी आइसोब्यूटानॉल का यूज़ होता है, तो इसको फूड एडिटिव के तौर पे भी अप्रूव करा गया है। नेचुरल तौर पे कुछ फूड्स के अंदर में ये पाया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह के अंदर में, जिसमें थोड़ा अल्कोहल मिला है, ऐसी ड्रिंक्स के अंदर में आइसोब्यूटानॉल मिलता है, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटानॉल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई, जिसको आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ भी हो एप्लीकेशन, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताओ आइसोब्यूटानॉल के यूजेस क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंस हम लोगों ने समझ लिया है, बाकी कुछ रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स कि आइसोब्यूटानॉल क्या है, इसका फॉर्मूला,
लिक्विड कैसा हो सकता है, इसका इंपॉर्टेंट यूजेस, फ्यूल में इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी फोटो में कवर कर लिए हैं, बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, सब हम लोगों ने कवर किया। अगला आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। महा वाटर मिशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये महा वाटर मिशन है क्या, आइए समझते हैं। काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे आज इंडिया के अंदर में पानी है, तो वाटर को हम बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, टेक्नोलॉजी का अलग अलग तरीके से हेल्प लेकर, उसी को यहाँ पर महा वाटर मिशन के नाम से कंसीडर करा गया है। तो एक्चुअली में हुआ यह है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने, देखो एग्जामिनेशन में पूछ लेगा बताओ महा वाटर मिशन किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने महा वाटर मिशन को लॉन्च करा है। और इस मिशन का मेन पर्पज़ है नए नए प्रकार के इनोवेशन, यानी कि नए नए प्रकार के जो आविष्कार वाले समाधान है वो बनाना, भारत के वाटर चैलेंजेस से संबंधित। इंडिया में वाटर को लेकर चैलेंजेस बहुत सारे हैं, उसका मिसमैनेजमेंट करना, ये प्रकार के चैलेंजेस। तो हम किस तरीके से वाटर को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, पानी से संबंधित सारी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, वो इसमें डिस्कशन होगा महा वाटर मिशन में। तो महा वाटर मिशन की फुल फॉर्म क्या है? ये जो महा है ना, ये महाराष्ट्र नहीं है, यह है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, ये याद रखिएगा। इस पूरे मिशन का मेन नेचर है नया इनोवेशन प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, एक नेशनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे हम लोग ढेर सारे आविष्कार करेंगे। आविष्कार किस चीज़ से रिलेटेड होंगे? वाटर सेक्टर से रिलेटेड होंगे। हम कोलेबोरेशंस को इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे दूसरे और भी संस्थान, सब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है वाटर सेक्टर में नए नए आविष्कार करना, पानी की कमी को दूर करना, पानी की क्वालिटी की समस्या को दूर करना, पानी का सही तरीके से मैनेजमेंट करना, ये सारी समस्याओं को हम लोग डील करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव आप समझ गए, इनोवेशन, वाटर स्कैरसिटी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। अब सर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात तो हो रही है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वाटर रिसोर्सेज की तरफ, जैसे वाटर मैनेजमेंट हो गया, तो वाटर मैनेजमेंट में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ कर रहे हैं, ताकि वाटर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि वाटर के रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। फिर वाटर को मैनेज करने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट हो गया, है ना, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हो गया, इसमें ग्रेफीन फिल्टर्स हो गए, सोलर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो गए, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस हो गया, जहाँ पे पानी को साफ करने की बात हो रही है। तो इसमें केवल पानी फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। महा वाटर मिशन में हम कैसे अपने वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं ना, तो वेस्ट वाटर को हम लोग किस तरीके से सर्कुलेशन में लेकर आ सकते हैं, वापस यूज़ में लेकर आ सकते हैं, उस पर भी टारगेट है। फ्रेश वाटर के साथ साथ, पीने के पानी के साथ साथ ये वेस्ट वाटर के ऊपर में भी फोकस करता है, याद रखिएगा। इसका पहला ही मेन पर्पज़ यह है कि देश में जहाँ जहाँ पर पानी से संबंधित रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी डिटेल से मैपिंग करना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना, वाटर की क्वालिटी इंश्योर करना, और जो वेस्ट वाटर है उसको सही तरीके से यूज़ करना। ये सारे के सारे थैमेटिक पोजीशंस हैं महा वाटर मिशन के, या महा वाटर मिशन के पर्पज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, और हमने ये तो देख ही लिया है कि इसको कौन से मंत्रालय के थ्रू लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कह दे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है इसको, नहीं, लॉन्च करने वाली बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने महा मिशन को लॉन्च किया है। मिशन का पर्पज़ हमने समझ लिया है। इसमें टोटल 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। ये एक जॉइंटली कंट्रीब्यूशन होने वाला है। जॉइंटली कंट्रीब्यूशन मतलब इसमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम ANRF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये वाली बॉडी, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ANRF और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिलकर जॉइंटली कंट्रीब्यूट करेगी, जॉइंटली यहाँ पर ये फंड करेंगे, ये फंडिंग का काम है। बाकी इस मिशन को लॉन्च करा किसने था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज़ उसको याद रखिएगा, दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, एग्जामिनेशन में आप लोगों से प्रश्न बन सकता है। अब जैसे फंडिंग की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो फंडिंग करेगी, बाकी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी करेगा। ये ANRF है क्या? भारत की एक इंपॉर्टेंट स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है 2023 में। और ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ही आता है मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये हमने डिस्कशन कर ही लिया है कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, और ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर, जिसको आप कभी भी कहीं पर भी बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। ये रिवीजन पॉइंटर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, प्लीज़ इनको अपने PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ये रही सारी डिटेल्स। चलिए, अब जो भी हमने आज के सेशन में डिस्कशन किया है, समय आ चुका है उनको प्रैक्टिस करने का।
देखते हैं आपने कितने कंसंट्रेशन से पूरे लेक्चर को सुना है। एक एक करके मैं आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं, इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, इनके आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सही उत्तर कहां पे मिलेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आप चेक कर पाओगे और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बन्नी ग्रासलैंड। तो बन्नी ग्रासलैंड के बारे में आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है बन्नी ग्रासलैंड आज जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का वहां पे लोकेटेड है। दूसरा, जो छर्री दंत कंजर्वेशन रिजर्व है ये लोकेटेड है बन्नी रीजन में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेशन स्पीशी है जो बन्नी ग्रासलैंड में पाई जाती है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोपोज्ड किल स्विच मैकेनिज्म्स। तो किल स्विच मैकेनिज्म को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, ये जो किल स्विच ऑप्शन है क्या इसको एक्सप्लोर कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, ये किल स्विच ऑप्शन आज यूजर्स को अलाउ करता है कि यूजर्स तुरंत अगर किसी को ब्लॉक करना चाहें, स्पेशली जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर में शक हो गया उसके बाद में अगर ब्लॉक करना चाहें तो इस किल स्विच से वो ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा, किल स्विच का मेन पर्पज है केवल और केवल क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस को डील करना, उसके अलावा किसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को ये डील नहीं करता। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक आइसोब्यूटेनॉल एन अट्रैक्टिव बायोफ्यूल। इनमें से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आइसोब्यूटेनॉल को एक अट्रैक्टिव बायोफ्यूल बनाता है। पहला, क्या ये लेस कोरोसिव है देन एथेनॉल, क्या ये लेस हाइग्रोस्कोपिक है देन एथेनॉल, क्या इसका यूज़ कर सकते हैं फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है प्लांट बेस्ड फीड स्टॉक से। तो बताएं चारों में से वो कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आइसोब्यूटेनॉल एक बढ़िया बायोफ्यूल माना जा सकता है। ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 3 एंड 4 ओनली, सी 1 एंड 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महा वाटर मिशन। महा वाटर मिशन आपने पढ़ा, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, महा वाटर मिशन का मेन पर्पज है नए नए प्रकार के आविष्कार करना वाटर सेक्टर में। दूसरा, महा वाटर मिशन आज जॉइंटली फंडेड है, यानी ANRF और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर फंड किया है इसको। तीसरा, महा वाटर मिशन का मेन पर्पज है केवल और केवल जो पीने का पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम उस पर काम करना। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए। आपने आंसर्स अगर चेक करने हैं तो टेलीग्राम चैनल दीपक यादव एजुकेशन UPSC वाले टेलीग्राम चैनल पर जाना। 83,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर पाएंगे और अपना स्कोर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में, 4 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए सेशन को करते हैं यही समाप्त और आप लोगों से कल फिर से मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।